आप सभी का इस अगले लेक्चर में स्वागत है। इसमें हम टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल निकाल रहे हैं किसी गिवन लेवल सरफेस के। लास्ट लेक्चर में हमने क्या बताया था कि ग्रेड एफ क्या होता है, नॉर्मल की डायरेक्शन में होता है, नॉर्मल टू द सरफेस। और साथ ही में ये बताया था कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, मैक्सिमम होता है इस डायरेक्शन में। तो टेंजेंट प्लेन क्या है, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं है, हल्के में ही है। इससे ज़्यादा डिटेल में डिफरेंशियल ज्योमेट्री में आता है। मान के चलो ये कोई सरफेस है, स्फीयर की सरफेस या कोई भी सरफेस मान लीजिए। पूरी सरफेस दिखाना मुश्किल है, आप समझ जाइए ये सरफेस है और ये प्लेन है। ये प्लेन यहाँ से दिखने में एक लाइन की तरह दिख रहा है, इसलिए मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको ये लाइन की तरह ना दिखे, ये प्लेन की तरह दिखे, इसलिए इसको थोड़ा रेक्टेंगुलर बना लेता हूँ। पर ध्यान रखना ये सिर्फ एक टेंजेंट प्लेन है। टेंजेंट प्लेन मतलब केवल एक पॉइंट पे इसको जो है टच करेगा सरफेस को। ये लाइन भी मैंने खींच ली है। मान के चलो ये पॉइंट जो है वो पी पॉइंट है, जो यूजुअली एक्स वाई जेड रहता है। तो सरफेस पर जो पी पॉइंट है उस पर मैंने एक टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करने की कोशिश की हुई है। और ये लाइन सेम कलर की इसलिए रखी है मैंने, ये दिखाने के लिए कि ये टेंजेंट प्लेन इस जो गिवन सरफेस है उसको टच करता है ठीक पी पॉइंट पे। और ये लाइन इसी टेंजेंट प्लेन में है, जिससे ये थोड़ा क्लियर रहे। तो टेंजेंट प्लेन निकालना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मान के चलो लेवल सरफेस क्या है, हमारा पर्पज क्या है, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ऑफ द टेंजेंट प्लेन, क्योंकि टेंजेंट प्लेन यूनिक होता है। ऑफ द टेंजेंट प्लेन। और मान के चलो जो सरफेस आपको दी हुई है वो क्या है, गिवन सरफेस एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू द सरफेस मान के चलो एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी है। मतलब जो ये वाली सरफेस है, जो ये है, इसकी इक्वेशन है एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी। तो इस पॉइंट पी का जो वेक्टर फॉर्म होती है, वेक्टर फॉर्म इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो इस पी का जो वेक्टर होगा ओरिजिन से पी को मिलाने वाली लाइन होगी, उसको हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर। और वो कितनी होती है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब आप कैसे प्रोसीड करेंगे, मैं थोड़ा आपको प्रोसीजर भी बता रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन में तो हम सीधे अप्लाई करेंगे। जो ये टेंजेंट प्लेन है, अपने आप दूसरे कलर का मैंने बनाया हुआ है। ये टेंजेंट पॉइंट पर आप कोई आर्बिट्ररी पॉइंट कैपिटल आर ले लीजिए। ये जो कैपिटल आर पॉइंट है, आर वेक्टर है, या इस पॉइंट को कैपिटल क्यू बोल दीजिए, जिसके कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड कह दीजिए आप। जो ये पॉइंट है इसको, ये है क्यू पॉइंट, यहाँ पे है किस पर, ये टेंजेंट प्लेन पर ये पॉइंट है, आर्बिट्ररी पॉइंट है। इसलिए जो क्यू वेक्टर है उसको अगर हम कैपिटल आर वेक्टर कहें तो वो कितना हो जाएगा, ये रैंडमली सेलेक्टेड पॉइंट है प्लेन पे, कहीं भी ले सकते हैं आप इधर भी ले सकते थे, इधर ले सकते हैं, इधर इधर, लेकिन लेना प्लेन पर ही है। कैपिटल वाई जे कैप प्लस कैपिटल जेड के कैप, ये आर वेक्टर हो गया। अब पी से क्यू को जो मिलाने वाली लाइन है वो क्या है, पी क्यू वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर कितना हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर हो जाएगा ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। वेक्टर कैलकुलस से हमें पता है, हमें ये पी क्यू वेक्टर चाहिए। तो ओ क्यू वेक्टर तो आर वेक्टर है, और दूसरा कौन सा वेक्टर है, स्मॉल आर वेक्टर। और अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई माइनस वाई जे कैप प्लस जेड माइनस जेड के कैप। ध्यान दीजिए, ग्रेड एफ क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस एट ए पॉइंट। अगर मैं ग्रेड एफ एट पॉइंट पी पे निकालता हूँ ग्रेड एफ, तो आपको पिछले लेक्चर्स से पता है ग्रेड एफ हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है, किसी भी पॉइंट पे आप निकाल लीजिए। मतलब अगर पी पॉइंट पर मैं ग्रेड एफ निकालता हूँ तो वो सरफेस के नॉर्मल होगा, मतलब इस टेंजेंट प्लेन के नॉर्मल होगा। नॉर्मल होने का मतलब क्या है कि अगर मैं आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर को
ये किस पर है? टेंजेंट प्लेन पर है। ये देख लीजिए, ये वेक्टर यहाँ पे है, लेकिन ग्रेड एफ है वो नॉर्मल है। सरफेस पर होने का मतलब क्या है? वहां पे टेंजेंट प्लेन पे भी नॉर्मल होगा। इसलिए टेंजेंट प्लेन पे कोई भी वेक्टर ले लो, ध्यान रखिए आप, टेंजेंट प्लेन पे कोई भी वेक्टर ले लो उसके भी वो नॉर्मल होगा। समझने के लिए, जैसे आपको स्क्रीन दिख रही है, इस स्क्रीन को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लीजिए। तो जेड एक्सिस जो है, इस पे कोई पेन खड़ी कर लीजिए, ठीक, तो वो जेड एक्सिस हो गई। तो वो जो पेन होगी वो इस स्क्रीन पर बने किसी भी वेक्टर के, चलो जैसे मैं बनाता हूँ, एक वेक्टर ये बन रहा है, आप पेन रख के देख लीजिए। एक वेक्टर ये बनाओ, मैं चाहे ये बनाओ, मैं चाहे ये वेक्टर बनाऊं, चाहे ऐसा वेक्टर बनाओ, जो पेन आप बाहर से लगाओगे ठीक इस पॉइंट ओ पे, वो इन सब के नॉर्मल होगी। मतलब आर माइनस आर डॉट ग्रेड एफ इक्वल टू 0। दो वेक्टर नॉर्मल होने की कंडीशन क्या होती है? परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या होती है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। और कॉस थीटा नॉर्मल तब होगा जब ये डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। कॉस 90 इक्वल टू 0। तो यही इक्वेशन होती है, यहीं पर आप इसे छोड़ सकते हैं, ये वेक्टर फॉर्म है। पर आपको कार्टेशियन ही चाहिए। फिर कार्टेशियन चाहिए तो उसका आसान तरीका है, ग्रेड एफ आपको निकालना आता ही है। साथ ही में आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर भी आपको पता ही है, तो लिख लीजिए। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, और एक्स माइनस, ये काफ़ी लंबा एक्सप्रेशन है, मैं कॉपी कर लेता हूँ। और क्या हो जाएगा? एक्स माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई माइनस वाई जेड कैप जे कैप, ये पूरा एक वेक्टर में, ये क्या हो गया? आर माइनस आर वेक्टर हो गया, डॉट ग्रेड एफ। डॉट ग्रेड एफ, ग्रेड एफ मीन्स डेल एफ बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ बाई डेल जेड के कैप इक्वल टू 0। अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में आई से मल्टीप्लाई होता है जे से, और के से, और 1 हो जाता है, बाकी सारे 0 हो जाते हैं। आई डॉट आई इक्वल टू 1, आई डॉट जे इक्वल टू 0, और ये सबके लिए ट्रू होता है। इसलिए आपके पास जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी? एक्स माइनस एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई माइनस वाई डेल एफ बाई डेल वाई प्लस जेड माइनस जेड डेल एफ बाई डेल जेड। ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी इक्वल टू 0। तो ये कार्टेशियन फॉर्म हो गई। ये आप ज्योमेट्री में भी पढ़ते हैं, टेंजेंट प्लेन क्या होता है, नॉर्मल क्या, तो ज्योमेट्री में पढ़ते हैं आप। तो वहाँ 3D ज्योमेट्री में थोड़े दूसरे तरीके से पढ़ते हैं, वेक्टर में इस तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन चीज एक ही होती है। ये तो हमने देखा कि किसकी क्वेश्चन है, ये टेंजेंट की क्वेश्चन है। नॉर्मल की क्या इक्वेशन होगी? फिर से वही, नॉर्मल एट पी। नॉर्मल निकालने का वही तरीका है। नॉर्मल और टेंजेंट में यही अंतर है, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, वो एक थर्ड फिर से क्या होता है? वेक्टर होता है, जिसकी एक डायरेक्शन होती है ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों की परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब अगर आपको नॉर्मल लेना है, पी क्यू वेक्टर तो आपके पास है ही, तो जो नॉर्मल होगा वो इसके पैरेलल होगा, जो हमने ग्रेड एफ निकाला हुआ है ना, उसके पैरेलल होगा। तो उसके पैरेलल होगा का मतलब क्या है? आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर, ये किस में है? ये उस प्लेन में है, का आप ग्रेड एफ के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, और ये 0 आना चाहिए। इस बार जो है आर वेक्टर क्या है? कोई रैंडम पॉइंट है, ठीक है। आर वेक्टर इस बार आपने क्या लिया? उस प्लेन में नहीं है, ये इस प्लेन में होना जरूरी नहीं है इस बार। क्योंकि इस बार हमें नॉर्मल की जरूरत नहीं है। आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर क्या है? ग्रेड एफ तो हमें पता ही है इस डायरेक्शन में है, ठीक है। हमें नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए थी, तो एक दूसरा वेक्टर ले लिया मैंने, आर वेक्टर। इस बार आप इस क्यू को इसमें मत मान के चलिए, रैंडम मान के चलिए। तो ये पी क्यू, और अगर ग्रेड एफ की डायरेक्शन सेम हो जाए तो हमें किसकी क्वेश्चन मिल जाएगी? नॉर्मल की। तो पी क्यू वेक्टर तो हमें पता आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर है, और ग्रेड एफ जो है वो है ही हमारे पास। तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो, इसकी कंडीशन क्या होती है?
इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0। सेम डायरेक्शन का मतलब ये होता है, ये वेक्टर कैलकुलस से हमें पता है। तो यहीं पे आप छोड़ सकते हैं इसे। ये कौन सी फॉर्म होगी इसकी? वेक्टर फॉर्म। लेकिन कार्टेशियन फॉर्म चाहिए, तो ये अब मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। कार्टेशियन फॉर्म आप कैसे करेंगे? आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर भी पता है आपको, ग्रेडियंट एफ पता है, लेकिन इस बार डॉट प्रोडक्ट ना होकर के क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका मतलब मैं आपको फाइनल आंसर लिख के दे रहा हूँ। फाइनल आंसर आप वेरीफाई करके देख सकते हैं इतना आ रहा है कि नहीं। एक्स माइनस एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स। आप करके देख लीजिए, इतना आएगा। तो क्या अब हमने क्या क्या कर लिया? जब हमें ये यहाँ पे हमने जो टेंजेंट प्लेन की वाली क्वेश्चन की, जब हमें क्या चाहिए थी? टेंजेंट प्लेन की क्वेश्चन चाहिए थी, तो हमने पॉइंट आर्बिट्ररी टेंजेंट प्लेन पे लिया। और वो वेक्टर टेंजेंट प्लेन होने की कंडीशन क्या थी? वो हर वेक्टर के नॉर्मल होने चाहिए, इसलिए हमने डॉट प्रोडक्ट लेकर के 0 रखा। और उसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नॉर्मल के लिए हमने आर वेक्टर कोई दूसरा पॉइंट लिया, रैंडम कोई भी पॉइंट, पर आर वेक्टर वही पॉइंट है जिस पर हम निकाल रहे हैं। तो आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर कोई रैंडम वेक्टर हुआ, पर वो ग्रेड एफ के पैरेलल होना चाहिए। तो पैरेलल होने की कंडीशन क्या है? उन दोनों के बीच का एंगल 0 हो। तो साइन 0 0 होता है, आपको पता ही होगा। तो दो वेक्टर पैरेलल मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0। वो कंडीशन निकाल के हमने नॉर्मल की भी इक्वेशन निकाल दी। ठीक है, अब एक दो एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं ये कैसे यूज होता है। पहली एक्सरसाइज में हम सिंपल डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, एक सरफेस होनी चाहिए, तो सरफेस ही है एफ एक्स वाई जेड। आप लिख सकते हैं, पर मैं केवल एफ ही लिख रहा हूँ क्योंकि अंडरस्टूड है कि हम जो है काम कर रहे हैं उसमें एक्स वाई जेड तीनों है। तो मैं सीधे इक्वेशन लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर। ये सरफेस है, पर आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस पॉइंट पे निकालना है तो वो भी गिवन है। एट द पॉइंट, पॉइंट है 1 माइनस 2 माइनस 1। पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसकी डायरेक्शन में निकालना है वो भी मैटर करता है, तो वो भी गिवन होना चाहिए। इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ 2i कैप माइनस जी कैप माइनस 2k कैप। तो आपको पता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। सबसे पहले डी एफ बाई डी एस कितना होता है? ग्रेड एफ डॉट एन कैप। आपको याद होगा, थोड़ा याद दिला लेता हूँ। डी एफ बाई डी एस क्या हो गया? डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है। और वैल्यू कितनी होती है इसकी? ग्रेड एफ डॉट एन कैप। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सबसे पहले जो सरफेस दे रखी है उसका ग्रेडियंट निकाल दो, तो आपको ग्रेड एफ मिल जाएगा। तो ग्रेड एफ कितना हो जाएगा? ग्रेड एफ मतलब आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल। के से मेरा मतलब के कैप है, आई से मेरा मतलब आई कैप है, जी से जे कैप और के से के कैप। ये किस पे ऑपरेट होगा? एफ पर। और एफ यहाँ पे कितना है? ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर। तो एक एक करके तीनों ऑपरेट करेंगे आप इस पर। तो क्या करिए, सबसे पहले डेल वाई डेल एक्स ऑपरेट होगा, तो कितना मिलेगा? 2x वाई जेड प्लस 4z स्क्वायर आई कैप प्लस डेल वाई एक्स स्क्वायर जेड, उसके बाद वाई है नहीं तो जे कैप प्लस डेल वाई डेल जेड ऑपरेट करेगा, तो एक्स स्क्वायर वाई यहाँ बच जाएगा प्लस 8x जेड यहाँ बच जाएगा और एक ये। तो ये आ गया ग्रेड एफ।
और आपको जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है एट ए पॉइंट निकालना है, तो वो पॉइंट क्या है 1 - 2 - 1। तो अब आप क्या निकाल दीजिए ग्रेड एफ, तो लिख लीजिए एट इस पॉइंट पे 1 - 2 - 1 इज इक्वल टू, इसे आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा 2 2 2 4 एंड 4 + 4 8 8 आई कैप। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप इसे। एक्स स्क्वायर जेड कितना हो जाएगा 4 × 1 4 प्लस के कैप कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए 1 - 2 1। एक्स और जेड का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर वाई मीन्स -2, एक्स स्क्वायर वाई मीन्स -2 प्लस 8 एक्स जेड मीन्स -1, तो ये -8 हो जाएगा, तो -10 हो जाएगा फाइनल। तो आप यहाँ पे माइनस कर सकते हैं -10 की। ये तो आपने निकाल लिया ग्रेड एफ एट ए गिवन पॉइंट। अब करना क्या है आपको, इन द डायरेक्शन ऑफ, इसमें ग्रेड एफ क्या होता है ये देख लीजिए, डी एफ बाई डी एस, ये फॉर्मूला क्या होता है ग्रेड एफ डॉट एन कैप। एन कैप क्या है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जिसकी डायरेक्शन में आपको निकालना है वो डायरेक्शन है एन कैप। आपको इसकी डायरेक्शन में निकालना है, पर जब भी हम कैप लगाते हैं तो आपको पता है उसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले आप इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालिए। तो यहाँ पे जो एन वेक्टर है, एन वेक्टर भी आपको गिवन है 2i कैप -j कैप + 2k कैप। इसलिए एन कैप कितना हो जाएगा, हो जाएगा एन वेक्टर और डिवाइड कर दो मॉड ऑफ एन वेक्टर से, इज इक्वल टू एन वेक्टर तो रहेगा 2i कैप -j कैप + 2k कैप, डिवाइड कर लीजिए मॉड ऑफ एन वेक्टर से 4 + 1 5 + 4 9 डिवाइडेड बाई 3। तो ये क्या हो गया, आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वैसे कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर है तो अलग अलग लिख लीजिए। तो फाइनल आंसर लिख लीजिए, जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है डी एफ बाई डी एस वो कितना हो गया ग्रेड एफ डॉट एन कैप। ग्रेड एफ कितना हो गया, ये यहाँ ऊपर पे दिख ही रहा है 8i कैप + 4j कैप। कैप लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप समझ गए हैं तो आप सीधे के भी लिख सकते हैं। इसका जो है डॉट प्रोडक्ट होगा 2/3 माइनस आई भी आएगा -1/3 j + 2/3 के। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है आई से मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है 8 × 2 3 -4/3 -20/3, तो ये जितना भी आए तो आप करके देख सकते हैं 24 हो जाएगा, 16 - 24। तो आपने क्या निकाल लिया है, जो गिवन सरफेस है उसका आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाला है इन ए गिवन डायरेक्शन। ऐसा आप कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब एक टेंजेंट प्लेन और एक नॉर्मल की क्वेश्चन वाला क्वेश्चन भी करके देखते हैं। फाइंड द इक्वेशंस, फाइंड द equations of the tangent plane and normal to the surface। जो सरफेस है उसकी इक्वेशन गिवन है 2x z² -3xy -4x इज इक्वल टू 7। ये जो सरफेस है उसकी इक्वेशन दी हुई है। लेकिन टेंजेंट प्लेन कोई एक प्लेन नहीं होता है। टेंजेंट प्लेन वो होता है कि हर पॉइंट पे अलग अलग होता है, वो एक पॉइंट पे टच करता है, वो स्पर्श करता है। मतलब जैसे आपने फुटबॉल अपने फर्श में रखी हुई हो, तो जो फर्श है वो टेंजेंट प्लेन का काम करेगा केवल उस पॉइंट के लिए जो टच हो रखा है, बाकी के लिए नहीं। बाकी के लिए और टेंजेंट प्लेन होंगे, तो हर पॉइंट पे अलग अलग होता है। इसलिए पॉइंट देना पड़ेगा क्वेश्चन में कि किस पॉइंट पे निकाला जा रहा है। तो टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल निकालना है
इस सरफेस के, लेकिन किस पॉइंट पे, तो वो गिवन है एट द पॉइंट, जो पॉइंट है वो है 1, -1 एंड 2। इस पॉइंट पे निकालना है। तो करने का तरीका वही है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको पता है टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन होती है r माइनस आर डॉट ग्रेड एफ इक्वल टू 0। इसमें जो स्मॉल r है वो 1 -1 2 है, और जो कैपिटल R होता है वो वेरिएबल होता है, कैपिटल एक्स आई, कैपिटल वाई जे कैप, कैपिटल जेड के कैप। करके देखते हैं। सबसे पहले तो करना क्या है, ग्रेड एफ तो दोनों में चाहिए, चाहे आप टेंजेंट प्लेन निकालो, चाहे आप नॉर्मल की इक्वेशन निकालो, ग्रेड एफ तो दोनों में आता है, और दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट ही आता है, आपको पता है, एक में क्रॉस एक में डॉट, पर आता ग्रेड एफ के ही साथ है। तो सबसे पहले तो आप ग्रेड एफ निकाल दीजिए, ग्रेड एफ आराम से निकाल दीजिए एक बार। तो कितना आ जाएगा, आई कैप डेल बाय, अब तो प्रैक्टिस हो चुकी होगी इसलिए मैं सीधे आंसर लिख लेता हूँ। डेल बाय डेल एक्स होगा तो 2z² फर्स्ट में मिलेगा, -3x इससे मिल जाएगा, और -4 इस पे मिल जाएगा, प्लस जे के साथ क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, वो -3x ही होता है, प्लस k, तो k में क्या होता है, z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है 4xz इज इक्वल टू, आप क्या कर लीजिए, ग्रेड एफ आपने निकाल दिया है, लेकिन 1 -1 2 पे भी निकाल दीजिए इस पॉइंट पे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ग्रेड एफ, और इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ग्रेड एफ एट द पॉइंट इज इक्वल टू, आप x जहाँ जहाँ x आ रहा है +1 रखिए, जहाँ y आ रहा है -1 रखिए, जहाँ z आ रहा है 2 रख लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, पहला वाला आप सिंपली यहाँ पे अलग से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये z है 4 2 8 -3 -4 मीन्स +1, आप करके देख सकते हैं। x की जगह पे आपने 1 रखा है, ये आप समझते ही होंगे। 1 -1 2 का मतलब कितना है, x 1 है, y -1 है, और z 2 है। तो जैसे आप z इक्वल टू 2 रखेंगे, 2² 4 × 2 ये 8 आ गया, -3x मीन्स -3। शायद मैंने ये यहाँ पे थोड़ा डिफ्रेंशिएशन गलत किया हुआ है, पहला जो है x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होना था, ये छोटी सी गलती हो रखी है यहाँ पे। आई कैप डेल बाय डेल एक्स जब आप करेंगे तो 2z² आएगा, -3y आएगा यहाँ पे, ना कि 3x में। ये आप थोड़ा देख लीजिए, इसको हटा दीजिए यहाँ से, यहाँ पे y रख लीजिए, और दूसरा भी चेक कर लीजिए, दूसरे में y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, पर कोई है नहीं, 3xy को छोड़ करके, तो -3x, और तीसरे में z के रिस्पेक्ट में होगा तो केवल एक है, तो 4xz। तो इस तरह से आप इसे पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, देख लीजिए इसे। तो सबसे पहले अब ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये -8 + 3 हो जाएगा, और कोई चेंज आएगा नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 7 -3x, x की जगह तो 1 है, तो 1 रख लीजिए, प्लस 4xz के, x 1 है, z 2 है, तो टोटल 2 और 4 भी है 8, तो टोटल 8 के। तो ये हमको मिल गया ग्रेड एफ पॉइंट x पे। जो मैंने थ्योरी कराई उसमें जो r वेक्टर है वो यही है, आई कैप -j कैप + 2k कैप, ये वाला वेक्टर। अभी जो थ्योरी पॉइंट हम कर रहे थे ना, स्मॉल r पे निकाल रहे थे, तो स्मॉल r की जगह स्मॉल x आ रहा है। कई लोग यहाँ पे भी कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट, वो बोलते हैं कि कार्टेशियन इक्वेशन में कैपिटल x स्मॉल x दोनों कैसे आ रहे हैं। तो वो कार्टेशियन, क्योंकि कार्टेशियन इक्वेशन में या तो कैपिटल x वेरी करेगा या स्मॉल x वेरी करेगा, है ना। वो इसलिए आ रखा है क्योंकि जो स्मॉल x y z है वो सरफेस के पॉइंट है, वो फिक्स है, वो लगातार बदलता रहेगा, टेंजेंट प्लेन बदलता रहेगा, और जो कैपिटल x y z है वो टेंजेंट प्लेन के वेरिएबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये स्मॉल, जैसे यहाँ पे स्मॉल x y z कितना है, 1 -1 और 2 है, तो ये तो मिल गया वेक्टर।
पर ये वेक्टर कौन होगा? नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट 1 -1 2। अब अगर आप आर वेक्टर को, बड़े आर वेक्टर को कोई एक्स आई कैप, जैसे कि हमने पहले किया हुआ है वाई जी कैप प्लस जेड के कैप, इसको अगर आप कोई पॉइंट मान लें टेंजेंट प्लेन पे है जो, तो आर माइनस आर वेक्टर क्या हो जाएगा? ग्रेड एफ के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इनका फिर से क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो आर माइनस आर कितना होगा वो हमको पता है। कैपिटल आर होता है एक्स आई प्लस वाई जे कैप, या आप केवल जे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप समझ गए हैं, प्लस जेड के। ये तो क्या होता है? आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर कितना होगा? जो माइनस आर वेक्टर होगा वो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वो पॉइंट होता है जो गिवन है। तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, ये तो आया आर माइनस आर डॉट ग्रेड एफ। ग्रेड एफ कितना होता है? 7i माइनस 3j प्लस 8k इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 आई प्लस वाई प्लस 1 हो जाएगा j, प्लस इसलिए हुआ क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए, प्लस जेड माइनस 2 की। ये पहला वेक्टर है जिसका कि आप डॉट प्रोडक्ट निकाल लें किसके साथ? 7i माइनस 3j प्लस 8k। एक्स माइनस 1 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 3 टाइम्स वाई प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 8 टाइम्स जेड माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 7x माइनस 3y प्लस 8z, ये कैसे आए? मैंने एक बार सारे वेरिएबल्स रख लिए। अब कितना आ जाएगा? -7 -3 -16 इक्वल टू 0। आप चाहे तो वहीं पे भी छोड़ सकते थे, जो ये इक्वेशन है इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं आप, यहाँ पे यही लिख लीजिए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। पर अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप एक स्टेप और कर सकते हैं, 7x माइनस 3y प्लस 8z इज इक्वल टू 26। यहाँ भी कर सकते हैं आप, वहीं पे भी छोड़ सकते हैं। वहीं पे छोड़ने का फायदा क्या है? डिफरेंशियल ज्योमेट्री अभी बोलना ठीक नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपने पढ़ ली है उसका आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैसे यूज होगा? बेसिकली होता है क्या कि जस्ट एक दूसरे के नॉर्मल होते हैं। आपने प्लेन की इक्वेशन पढ़ी होगी तो मैं वहाँ जाना नहीं चाहूँगा, पर अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता है उसमें ए बी सी क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 होते हैं, तो ए बी सी क्या होते हैं उसमें। तो जो ये प्लेन की इक्वेशन है यहीं से आपको उसकी भी इक्वेशन मिल जाएगी। मेरा बोलने का मतलब है इसको देख के आप गैस मार सकते हैं कि नॉर्मल की क्या इक्वेशन होगी, जैसे कि मैं मार पा रहा हूँ। नॉर्मल की इक्वेशन होगी एक्स माइनस 1/7 प्लस वाई प्लस 1/-3 इक्वल टू जेड माइनस 2/8। कैसे जाना मैंने? वही मेथड, सेम टू सेम वही पिछला ही मेथड। अगर आप नॉर्मल को निकालें तो कितना होगा नॉर्मल? आपको पता है आर माइनस आर, या कार्टेशियन वाली फॉर्म में कहें तो एक्स माइनस एक्स बाय डेल एफ बाय डेल एक्स। देखो डेल एफ बाय डेल एक्स पहला कितना है 7 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई डेल एफ बाय डेल वाई इक्वल टू जेड माइनस 2 डिवाइडेड बाई, ये जेड कैपिटल वाला जेड है, छोटा नहीं है, डेल एफ बाई डेल जेड। इतना होता है। पर ये डेल एफ बाई डेल एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डेल एफ बाई डेल जेड क्या है? यही तो है ये 7 माइनस 3 8, और वही 7 माइनस 3 8 जो यहाँ अपीयर हो रहे हैं। इसका मतलब जब आप टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकाल रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, नॉर्मल की निकाल रहे हैं तो इनसे डिवाइड कर लो आप। तो इक्वेशन क्या आ गई? एक्स माइनस 1/7 इक्वल टू वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई -3 इक्वल टू जेड माइनस 2 डिवाइडेड बाई 8। ये क्या हो गया? नॉर्मल की इक्वेशन होगी एट ए गिवन पॉइंट। नॉर्मल की इक्वेशन है का मतलब ये नहीं कि सब जगह यही नॉर्मल की इक्वेशन काम करेगी, नॉर्मल एट ए गिवन पॉइंट।
चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा हटके है और फाइनल क्वेश्चन है ये। आपको क्या निकालना, एंगल बिटवीन टू सरफेसेस। एंगल, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, बिटवीन द सरफेसेस, जो दो सरफेस हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस एंगल पे कर रहे हैं किसी गिवन पॉइंट पे। जैसे हमने डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ा था कि दो कर्व एक दूसरे को किस एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उसे कैसे निकालते हैं, ये हमने वहाँ डिस्कस किया था, वही क्वेश्चन है। तो पहली सरफेस ये वेल नोन सरफेस है स्फीयर की, दूसरी भी सरफेस है वेल नोन ही है, अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी अच्छे से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3। और किस पॉइंट पे, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो सकता है अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पॉइंट लिख लेता हूँ एट, जो पॉइंट है वो है 2 -1 2। तो अगर आप समझ गए हैं ग्रेडियंट को तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस सरफेस को आप F1 बोल सकते हैं, इसको आप F2 बोल सकते हैं। तो पहले ग्रेडियंट निकालो आप, लेकिन ग्रेडियंट क्यों निकालें आप, ये भी तो क्वेश्चन है। अभी ग्रेडियंट एक वेक्टर होता है जिससे डायरेक्शन का पता चलता है। अभी आप एक बार ग्रेडियंट निकाल दीजिए, थोड़ी देर में देखेंगे क्यों निकाला हमने। तो ग्रेड F1 कितना हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है हमारे लिए निकालना, 2xi कैप प्लस 2yj कैप प्लस 2zk कैप। लेकिन इस पॉइंट पे निकालो, जिस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो एक्स की जगह पे 2 रख लो, वाई की जगह -1 रख लो, जेड की जगह 2 रख लो। तो ग्रेड एफ एट ए गिवन पॉइंट कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 2 मीन्स 4i, ठीक है। फिर दूसरे पे कितना हो जाएगा, -2j, प्लस तीसरे पे कितना हो जाएगा 4k एट 2 -1 एंड 2। ग्रेड F2 भी निकाल दीजिए। ग्रेड F2 कितना हो जाएगा, जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक साइड रख सकते हैं आप, जिससे कि तीनों एक साइड हो जाए। तो या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड उधर कर लीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो F2 का भी आप क्या कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2xi, वाई स्क्वायर का 2yj, और माइनस जेड भी आ जाएगा तो -k, और 3 का तो 0 होता है, कॉन्स्टेंट से हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो x की जगह पे कितना रखेंगे आप, 2 4i -2j -k, ये कहाँ पे होगा, एट 2 -1 2। तो 2 -1 2 पे जो पॉइंट पे हमें निकालना है, ग्रेडियंट हमने निकाल दिया है दोनों पॉइंट का, दोनों सरफेसेस का। और आपको पता है कर्व के बीच का एंगल जो होगा वो उनके नॉर्मल के बीच का भी एंगल होगा, मतलब सरफेस के बीच का जो एंगल होगा वो उनके नॉर्मल के भी बीच का एंगल होगा। मतलब ग्रेड एफ क्या होता है, जो ये वेक्टर है, ये वेक्टर, ये इस पॉइंट पे पहली सरफेस के नॉर्मल है, और जो ये वेक्टर है वो भी उसी पॉइंट पे दूसरी सरफेस के नॉर्मल है। तो सरफेस के बीच का एंगल उतना ही होगा जो उनके नॉर्मल के बीच का एंगल होगा। तो इसे अगर आप एक वेक्टर कह दें, n1 वेक्टर कह दीजिए, इसे आप n2 वेक्टर कह दीजिए, या n और n डैश कुछ भी कह दीजिए। तो n1 डॉट n2 करोगे आप, n1 डॉट n2 को कितना होगा, मॉड n1 डॉट मॉड n2 डॉट कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या होगा, n1 और n2 के बीच का एंगल। पर n1 n2 क्या है, नॉर्मल्स, और नॉर्मल के बीच का एंगल वही होगा जो सरफेसेस के बीच का एंगल होगा। तो आपको कॉस थीटा ही निकालना है। n1 डॉट n2 कितना हो गया, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 4 16, -2 -2 4 -4, 4 इंटू 4 हो गया। मॉड एन वन कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 34, 4 16 16 32 प्लस 4 36, सॉरी थोड़ा गलती हुई, चेक कर लीजिए इसे। इसके बाद मॉड दूसरे, ये तो पहले का मॉड आ गया, दूसरे का मॉड कितना आ जाएगा, 4 16 प्लस 4 20 और प्लस 1 21।
और कॉस थीटा। इसका मतलब ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ केवल 16 ही बचा रहेगा। राइट हैंड साइड स्क्वायर रूट 36 तो हमें पता है 6 होता है, बाहर भेजा जा सकता है। स्क्वायर रूट 21 के तो 7 इंटू 3 दोनों प्राइम फैक्टर हैं, वहाँ पे कुछ किया नहीं जा सकता है, तो छोड़ दीजिए। इसलिए कॉस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा 16/6 हो जाएगा। स्क्वायर रूट 21, सिर्फ एक बार के लिए 2 कैंसिल किया जा सकता है, तो कर लीजिए। पर आपको एंगल निकालना है, अगर थीटा के टर्म में निकालना है तो आप लिख लीजिए थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ये 8 है डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट 21। तो इस तरह से आप किन्हीं भी सरफेस के बीच का भी एंगल निकाल सकते हैं। अब अभी तक हमने क्या किया, केवल ग्रेडियंट की बात की है। ग्रेडियंट में मैंने आपको बताया था सब जगह डेल ऑपरेटर आना है, जो ऑपरेटर ये डेल मैंने आपको बताया, इसी ने